गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीताएस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम स्टैट्स को पढ़ेंगे और स्टैट्स की अगर हम बात करें सांख्यिकी, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए इससे जो पहले आपके एग्जाम हुए हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा टॉपिक है जिससे आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं और एग्जाम में आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें सिलेबस की, तो देखिए आपका एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, आप तक पहुंच पा रही है आवाज़ और वीडियो। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है कुलदीप जी, थैंक्स, आपके मैसेज में देख चुका हूँ। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो देखो सिलेबस में आपको पता है, सिलेबस में दिया है सांख्यिकीय विश्लेषण आलेख एवं रेखाचित्र। तो देखिए यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए दिया है सांख्यिकीय विश्लेषण आलेख एवं रेखाचित्र, यानी कि जो भी आपके सांख्यिकीय आपके आलेख है उनका एक तो हमें विश्लेषण करना है और आपका देखिए आलेख हो या रेखाचित्र हो तो उसका विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं उस जो भी आपको आलेख दे रखा होगा उसको आपको क्या करना है, उसकी व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है जो जो उसमें टर्म्स आपको दे रखी है। और इसके अलावा आपको हो सकता है कि वो आपको बनाना पड़े, तो दोनों हो सकती है कंडीशन। जैसे आपके जो पिछले एग्जाम हुए, पिछले एग्जाम में आपका देखिए ये दिया था आपको, यहाँ पर देखिए आपको जो आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को दर्शाया गया है। और यहाँ पर क्या 1901 से लेकर 2011 तक की बात करें तो यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन को दर्शाया गया है। तो देखिए इसे रेखा चित्र में इसे दर्शाया गया, तो इसे व्याख्या करने के लिए आया था। क्वेश्चन क्या है, निम्न रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालिए और उनका निर्वचन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें से निष्कर्ष निकालना था, मीन्स इसके बारे में जो भी आप इससे जानकारी गेन कर सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी थी अपने शब्दों में। ठीक है, तो ये था। तो देखिए यहाँ पर तो एक्सप्लेन करना है और उसके बाद में जो आपका जो पिछला एग्जाम हो तो देखो उसमें फिर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो कह रहा है निम्न तालिका में विभिन्न मदों पर एक व्यक्ति के व्यय का ब्यौरा दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर विभिन्न मद है, अलग अलग टर्म्स या आइटम पर देखिए आपकी जो उसके ब्यौरा है खर्च का वो दे रखा है 240, 66, इस प्रकार से ये खर्च दे रखे हैं। फिर आपसे कह रहे हैं इन आंकड़ों को प्रतिशत में निरूपण के लिए प्रतिशत बार डायग्राम बनाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बनाना है, प्रतिशत बार डायग्राम बनाना है। तो देखो जो दो पेपर हुए तो इसमें आपका देखिए इसमें आपको देखिए डायग्राम बनाना है और उससे जो पहले वाला था उसमें आपको क्या डायग्राम की व्याख्या करनी थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हमें किस प्रकार से क्या क्या टर्म्स हमें या क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो इसमें हमें बस केवल विश्लेषण करना है, बाकी बनाना सीखना है कि कैसे हम उसे प्रेजेंट करेंगे, तो एक ये सीखना है, बस हमें इतना ही समझना है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा, तो इसमें मैं समझता हूँ आपको कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब देखिए अब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को, जैसे इसी का बनाना है तो एक तो हमें उसको सीखना है और उसके बाद में थोड़ा व्याख्या जो आपको करनी है उसको भी हम आगे की क्लासों में उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं समझता हूँ कुछ ही क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके साथ में जुड़ा रहूँगा क्लास में। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम इनकी बात करें तो पहले रिप्रेजेंट करने को आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका अगर हम किसी भी डाटा की बात करें तो किसी भी डाटा को हम देखिए दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए एक तो हम करते हैं डायग्राम के रूप में, कोई भी आपको डायग्राम के रूप में हम करते हैं, या तो ठीक है, या तो डायग्राम जैसे चित्र के रूप में, चित्र में आपकी आकृति बनाकर, या फिर आपका क्या करते हैं, या फिर हम करते हैं आपका ग्राफ बनाकर। तो ये दो टाइप है आपकी, ग्राफ बनाकर। ठीक है, ग्राफ बनाकर आपका क्या ग्राफिक फॉर्म में हम उसे प्रेजेंट करते हैं, जो उसका प्रेजेंटेशन है तो उसका हम किस में, या तो आपका ग्राफिक फॉर्म में या फिर आपका किस में डायग्राम की फॉर्म में। तो ये आपका प्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो टाइप है, एक तो हम डायग्राम बनाकर और दूसरा आपका ग्राफिक के रूप में। दोनों को समझ लेते हैं, दो ही टाइप है। डायग्राम का मतलब चित्र में, चित्र बनाते हुए, और ग्राफ का मतलब ग्राफ बनाते हुए। तो यहाँ पर आपका क्या है, इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है और
कहने को ये भी कह सकते हैं वो माइनर डिफरेंस ही यहाँ इन दोनों को अलग करता है, वही मेजर डिफरेंस है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या हम चित्र बना के चित्रों के सहायता से करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ड्रॉ करेंगे चित्रों को ही, लेकिन उसमें क्या कुछ लिमिटेशन होती है, बस उसका हमें ध्यान रखना है। जैसे एक तो देखिए इसमें कालक्रम की लिमिटेशन होती है, इसमें क्या आपकी कालक्रम की, मीन्स यहाँ पर जो भी हम डायग्राम बनाएंगे, जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसमें एक कालक्रम होगा, एक सीक्वेंस होगा डाटा में। जैसे आपका देखो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा जो पिछले ईयर में पूछा गया, उसमें देखिए पॉपुलेशन दे रखी है, तो पॉपुलेशन जो है 1901, फिर आपकी डिकेड में दे रखी है 1901, फिर 1911, फिर उसके बाद में 1921। तो देखिए ये एक क्रम में है, तो जहां पर डाटा हमें एक क्रम में मिले तो उसे हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन में। इसके अलावा अगर हम कोई भी रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन आपका देखिए इंडिविजुअल का करते हैं, इंडिविजुअल डाटा का, जैसे यही था आपका भी हमने पिछला जो क्वेश्चन है, देखो ये यहाँ पर जो मद है वो भोजन, वस्त्र, किराया, ईंधन, शिक्षा, ये आपको दे रखा है। तो क्या ये टर्म्स आपस में क्या एक सीरीज में या एक पैटर्न में आपकी कनेक्टेड है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल डाटा दे रखा है आपको, तो जहां पर इस प्रकार का डाटा हो तो उसे हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम करेंगे आपका डायग्राम के फॉर्म में, इस वाले टर्म में। और जहां पे आपका कालक्रम एक सीक्वेंस बन रहा होगा तो उस सीक्वेंस में हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, आपका ग्राफिक के रूप में, जैसे ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन का एक क्या है, एक कालक्रम है, एक सीक्वेंस बन रहा है इसमें। तो मैं समझता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, इसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी आगे समझाऊंगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो जो आपके लिए जरूरी है बस हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। देखो इसमें क्या है आपका, इसमें किसमें कालक्रम, इसमें कोई जरूरी नहीं, इसमें कालक्रम होता है, एक सीक्वेंस बनता है, ये हो गया। दूसरा देखिए क्या होता है, इसे हम किसी भी आपके किसी भी पेपर पे बना सकते हैं, नॉर्मली पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मली या नॉर्मल पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं इस डाटा को। ठीक है, नॉर्मल पेपर पर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, ग्राफ पेपर की। भाई अगर ग्राफ पेपर होगा तो हम इसे ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्राफ पेपर के क्यों, क्योंकि इसमें आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो डायग्राम के रूप में करेंगे वो आपके आइटम है, उसमें आइटम में हमें देखिए केवल इसमें हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। भाई आपका कोई भी आपके कंपनी का कोई डाटा है या किसी व्यक्ति का खर्च का ब्यौरा आपको दे रखा है, तो उसमें हमें तुलना करनी होती है कि हमारा खर्च किस आइटम पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, किस पर सबसे कम हो रहा है, या मान लीजिए उस सीक्वेंस में देखिए ईयर बाय ईयर, तो उसमें किस में कमी आई है खर्चों में और किन खर्चों में हमारी वृद्धि हुई है, तो वो हमें एनालिसिस करना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका डाटा को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपकी किसी की भी तुलना करना ग्राफिकल फॉर्म में या हम कह सकते हैं चित्रों के आधार पर अगर हम देखें तो वो आसान होता है। भाई आप अगर आंकड़े हैं तो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़ों में तुलना करना थोड़ा कठिन होता है, और वही आपके अगर मान लीजिए ग्राफ की फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर दिया जाए तो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी चित्रों को देखकर बता सकता है कि कहाँ कमी कहाँ पर वृद्धि हो रही है, इजीली बता सकता है। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि हम उसे किसमें, ग्राफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। और देखो एक फायदा क्या होता है, जब हम किसी भी कोई भी डाटा है अगर आपका, उसे आप आंकड़ों के रूप में याद करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन, या अगर पॉपुलेशन आपने याद कर रखी है कि 2000 में इतनी पॉपुलेशन थी भारत की, 2010 में इतनी हो गई, फिर 2020 या 21 में इतनी हो गई, डिकेड वाइज आपने याद किए, तो वो हो सकता है आप उसे भूल जाए, या ये हो सकता है कि आपको, जैसे यही था आपका अभी हमने डिस्कस किया था, ये हम पॉपुलेशन के आंकड़े हमने याद कर लिए, हम उसमें ये भूल सकते हैं कि कितना वेरिएशन हुआ है। लेकिन अगर हमने इस फिगर को देख लिया तो हम इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर देखो पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट इस प्रकार है, यहाँ पर एक नॉर्मल गति से आपका यहाँ पर ग्रोथ रेट है, लेकिन इसके बाद में आपकी पॉपुलेशन तीव्र गति से आपकी क्या पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। तो देखो अगर आपने इस फिगर को देख लिया है तो आपके ये आंकड़ा काफी दिनों तक याद रहेगा। तो ये फायदा होता है ग्राफ का, या फिर आपका जो हम चित्र में आकृतियों का विश्लेषण करते हैं उनमें, तो ये फायदा होता है कि वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। ठीक है, आंकड़े हम जल्दी भूल जाते हैं, और चित्र में अगर कोई भी आपने याद किया वो आपके ज़्यादा समय तक याद रहता है। आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा
आप किसी भी जिसने मान लीजिए मेंस दिया है या फिर इंटरव्यू दिया है, कोई सिलेक्टेड पर्सन है, तो आपने सुना भी होगा कि आप एक बुक की बजाय, वो सॉरी, एक बुक की बजाय कुछ ऐसे होते हैं वे 1000 बुक पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं। तो उसमें जो सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि आप एक बुक को बार बार पढ़ें। तो उससे क्या होता है, जब आप एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं तो उसमें आप वही कंटेंट आपका रिपीट होगा। तो जब आपका वो कंटेंट रिपीट होगा तो जो आपने पढ़ा है तो उसमें आपके माइंड में उसकी पिक्चर सेट हो जाएगी। और जब आप उसी कंटेंट को अलग अलग बुक से पढ़ोगे तो पिक्चर आपके क्या, किसी में कंटेंट आपने कैसा पढ़ा है, किसी में कैसा पढ़ा है, तो आपस में मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है जो आपके याद नहीं रहती। तो अगर आप एक कंटेंट को बार बार पढ़ते हैं तो चित्रनुमा आकृति बन जाती है, और आप जब आप एग्जाम में लिखेंगे या फिर आपने किसी के बारे में स्टडी की है तो वो आपके चित्रनुमा आपके सामने पेश रहेगा, कि जैसे आप एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपने जैसे बुक में पढ़ा है बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने पिक्चर बन जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि हम बुक में से ही लिख रहे हैं, लेकिन तब होगा ऐसा जब आप उस पर कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी पिक्चर सेट हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं, आप किसी मान लीजिए कोई भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, उसे आपने वन टाइम पढ़ा है, तो वन टाइम पढ़ने में आपके वो कम ध्यान रहेगा। अगर आप उसे लिख कर पढ़े तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा। अगर आप उसे क्लास अटेंड करके, चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन क्लास अटेंड करके आप उसे पढ़े, तो आपने देखो उसे कानों से सुना भी है, आंखों से देखा भी है, और उसके बाद में आपने उसे नोट डाउन भी किया है, तो यहाँ पर आपकी कई इंद्रियां काम कर रही है, तो वो आपके लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। आपने देखा होगा कि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो टीचर का पढ़ाया हुआ कई साल पुराना भी याद आ जाता है, और खुद का पढ़ा हुआ हो सकता है 5 मिनट पहले का याद ना आए। तो यही रीजन होता है आपका। तो एक चित्रनुमा आकृति बन जाती है, यही रीजन होता है कि इनमें एनालिसिस करना बहुत आसान होता है, आंकड़ों को याद करना भी आसान होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हालांकि हम टॉपिक से थोड़ा साइड में होकर हमने बात की, तो मैं समझता हूँ इससे तो आपको कोई समस्या शायद नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये था आपका। अब अगर हम इसकी बात करें, जो हम इसका यूज करते हैं, इसमें हम अलग अलग प्रकार के चित्र बनाते हैं, जिसमें आपका रेखा चित्र होता है, रेखा से हम ड्रॉ करते हैं, या फिर आपका दंड आरेख होता है, बार डायग्राम, या फिर आप उसमें सर्किल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम उनका यूज करते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें भी हम इस प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, लेकिन वो एक किस्म होती है, एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं। इसके अलावा इसमें हम केवल तुलना करते हैं। ये किसमें? तुलना करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए। और अगर हम इसकी बात करें, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इसमें हम तुलना तो करते ही है, लेकिन उसके साथ में जो तथ्य है आपके, उसमें हम उसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये हम कह सकते हैं ये एक आपका ये प्योर डाटा है आपका, मैथमेटिकल फॉर्म में वहाँ पे आपका क्या उनमें रिलेशन होता है आपका। तो ये आपका प्योर डाटा है। ये क्या है, केवल एक रिप्रेजेंट करने के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, जिसमें हमें केवल तुलना करनी है कि कौन सा ठीक है, किन मदों में चेंजेस आ रहे, किन में नहीं। तो ये आपका केवल तुलना, और ये क्या आपका तुलना करने के साथ साथ इसमें आपका अनुसंधान या रिसर्च की बात करें तो उसमें भी इनका यूज होता है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, अनुसंधान में भी होता है। ये आपका हो सकता है ये आपको भ्रमित कर दे, लेकिन ये भ्रमित नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक्यूरेट होते हैं, इनमें एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है, बल्कि इसमें एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, अब इसके अलावा आप इनको तो क्लियर, ये आपको क्लियर हो ही गया, बस इसमें यही था। बाकी अब इनके टाइप पे आ जाते हैं। आपने इसमें टाइप को देख लेते हैं। तो अब इसमें डायग्राम मीन्स चित्र में, और इसका ग्राफ का मतलब ग्राफ का। अब इसमें एक ये भी कह सकते हैं, इसमें केवल आपका जो भी टर्म्स दी है, जो भी आइटम दे है, जो भी टर्म्स दे रखी, जो भी मद है या आइटम, केवल हम उसमें उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका केवल विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपका जो भी आपके आइटम है उसके साथ साथ हम जो आपके साइंटिफिक या मैथमेटिकली आपकी जो भी आपके रिलेशन होते हैं, हम उस पर भी आपस में क्या चर्चा कर सकते हैं, या फिर रिसर्च करते हैं, या उनका किसी भी यूज में हम उन डाटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, इसमें जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, मान लीजिए कोई कार गतिशील है, तो जब वो चलना स्टार्ट करेगी, मान लीजिए इधर हम ले रहे हैं किसको, हम इधर ले रहे हैं टाइम को, और यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं, मान लीजिए डिस्टेंस को ले रहे हैं।
इसमें हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया, डिस्टेंस को ले लिया, और हमने एक्स एक्सिस पे किसको ले रहे हैं, टाइम को। तो मान लीजिए कोई अगर कार चल रही है, तो जैसे जैसे हम उसका एक्सीलेटर देते जाएंगे या टाइम बढ़ता जाएगा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, अधिक होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बन रहा है इस प्रकार से। तो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे हम टाइम में आगे की ओर एक सीक्वेंस में आगे की ओर बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे कार के द्वारा या किसी भी वाहन के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या होगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे, या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे आप टेम्परेचर को लेके कोई एनालिसिस कर रहे हैं, मान लीजिए आप जनवरी महीना, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, तो उसमें जैसे टेम्परेचर कम फिर ज़्यादा है, फिर कम फिर ज़्यादा, इस प्रकार से कोई भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपका देखिए इसमें आपका हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक रिलेशन बन रहा है आपस में। तो इन डाटा को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपका देखिए किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं आपका। तो देखिए यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो देखिए एक तो आपका लाइन डायग्राम, या फिर हम कह सकते हैं आपका पहले सिंगल डायमेंशन में हम डाटा को यूज करते हैं। सिंगल डायमेंशन में हम डायग्राम को बनाएंगे, या फिर डायग्राम आपका किस में होगा, सिंगल डायमेंशन में। एक तो इनका यूज होता है जिसे हम कह सकते हैं एक विमीय, या फिर जो नॉर्मली आपका वन डायमेंशनल। ठीक है, फिर उसके बाद में डबल, या फिर हम इसे कह सकते हैं टू डायमेंशनल डायग्राम। फिर आपका इसके बाद में थ्री डायमेंशनल डायग्राम। तो मोस्टली हम इन्हीं का यूज करते हैं। या फिर हम इसके बाद में मानचित्र भी आता है आपका, मानचित्र का भी हम इसमें करते हैं, लेकिन हमें फिलहाल इन्हीं की बात करें तो देखो सिंगल डायमेंशन में हम किसका यूज करते हैं, सिंगल डायमेंशन में हम करते हैं लाइन ग्राफ का। किसका यूज करते हैं हम, लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। फिर सिंगल डायमेंशन हम किसका यूज करते हैं, बार डायग्राम का यूज करते हैं। भाई आपका लाइन डायग्राम या लाइन ग्राफ का, या फिर आपका बार डायग्राम का यूज करते हैं। सॉरी भाई, ये आपका डायग्राम। ठीक, ये हो गया। अब देखो बार डायग्राम की बात करें, फिर इसमें भी कुछ टाइप्स है। अब उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे लाइन डायग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया। इसमें अगर हम बात करें डबल आपका, या फिर टू डायमेंशनल है जो आपका, टू डायमेंशनल की अगर बात करें तो इसमें आपका हम स्क्वायर का एक डायग्राम बनाते हैं, स्क्वायर। या फिर आपका जो हम पाई वाला डायग्राम बनाते हैं, जिसे हम पाई चार्ट के नाम से जानते हैं, तो वो भी इसी में आपका पाई चार्ट या पाई डायग्राम कह सकते हैं, पाई डायग्राम। या फिर आपका रेक्टेंगल डायग्राम, रेक्टेंगुलर भी बनाते हैं हम, रेक्टेंगल की फॉर्म में, मीन्स आयत की फॉर्म में। ये आयत, इसे हम कहते हैं वृत्तारेख। वृत्तारेख मीन्स वृत्त का आरेख, और इसमें हम क्या बनाते हैं, वर्ग का, वर्ग आरेख। लाइन रेखा चित्र आपका, ये आपका बार दंडारेख, दंडारेख, और ये आपका रेखा आरेख। ठीक है, मैं समझता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। और थ्री डायमेंशनल की बात करें तो देखिए इससे वैसे क्वेश्चन आने के चांस कम है, इससे नहीं पूछेगा। थ्री डायमेंशनल की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, जो भी हम फिगर बनाएंगे वो थ्री डायमेंशन के रूप में होगी। वहां पर उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और ऊंचाई भी होगी। तो वहां पर आपका 3D, जैसे आपका क्यूबॉइड होता है, इस प्रकार से हम क्यूबॉइड के रूप में आकृति को दर्शा सकते हैं। वो आपका क्यूबॉइड के रूप में हो सकता है, स्पेयर के रूप में हो सकता है, या फिर आपका सिलेंडर के रूप में हो सकता है, कोई भी आपका डाटा ऐसे। तो यहाँ पर एक इसमें आपका थ्री डायमेंशनल 3D, ये टू डायमेंशनल 2D, और ये आपका सिंगल डायमेंशन। ठीक है, तो ये है आपका। अब इसी में आपका देखिए अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको भी समझेंगे, जो टू डायमेंशनल वाला है इसको भी समझना है हमें, टू डायमेंशनल वाले को और सिंगल वाले को। 3D की बात करें तो 3D से वैसे चांस नहीं है कि इससे पूछे, वैसे इसको भी हम समझ लेंगे कि इसका यूज कहाँ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका इसमें आपका सिंगल डायमेंशन वाले में हम देख लेते हैं। एक बार आप जो अभी तक आपने पढ़ा है क्या वो क्लियर है आपको, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार आप बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, देखिए आपका जैसे ये है आपका, ये आपका क्या लाइन डायग्राम। तो देखो इसमें क्या है आपका, ये आपका किसमें आपका डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है उसमें है। ये क्या आपका लाइन डायग्राम। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल डाटा होता है। जैसे आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट का यहाँ पे डाटा दे रखा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और अन्य। यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रोडक्शन को दे रखा है, प्रोडक्शन को दर्शाया गया है। और उसे देखो किसमें आपका, ये है कपास का, कपास के प्रोडक्शन को दर्शाया गया है।
तो देखिए यहाँ पर एक ध्यान और रखना होता है कि हम इसमें पैमाने का खासकर ध्यान रखते हैं, पैमाना जरूर लिखते हैं इसमें, पैमाना लिखना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें इस प्रकार से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे मीन्स डायग्राम चित्र में अगर कोई आकृति हम बना रहे हैं तो देखो उसमें आपका हमें करना क्या है, यहाँ पर हम एक एक्सिस पर तो देखिए आइटम को रख रहे हैं, जैसे वो स्टेट हो सकता है, खर्च हो सकते हैं, भोजन पर खर्च, अन्य ट्रेवलिंग पर खर्च, इस प्रकार का या स्टडी पे खर्च, तो यहाँ पर आइटम आएंगे। जैसे फिलहाल इसकी बात करें यहाँ पर किसको दिया गया है, स्टेट्स को दिया गया है, स्टेट्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या प्रोडक्शन को दर्शाया गया है। तो जब हम स्केल का यूज कर रहे हैं, स्केल का यूज हम कहाँ पर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर, हम कहाँ वाई एक्सिस पर स्केल का यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम केवल वाई एक्सिस पे जो हमने पैमाना यूज किया है या यूज करेंगे केवल उसको दर्शाएंगे। देखो यहाँ पर ये नहीं कहा कि वो एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर, क्यों, क्योंकि हमने केवल एक ही डायमेंशन में क्या किया है, पैमाने का यूज किया, तो यहाँ पर उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वहां पर एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ में एक रिलेशन होता है कंटिन्यूसली, तो वहां पर हमें एक्स एक्सिस पर भी स्केल मानना होगा और वाई एक्सिस पर भी स्केल मानना होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको दोनों के पैमाने फिर दर्शाने होंगे, एक्स एक्सिस पर आपने क्या पैमाना लिया है और वाई एक्सिस पर आपने क्या पैमाना लिया है, तो उसको भी लिखना है। ठीक है, लेकिन इसकी बात करें तो इसमें आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल एक जगह हमने यूज किया है पैमाने का, तो हम एक जगह ही लिखेंगे। तो देखो ये क्या है आपका लाइन, चलो मैं इसका अगर टाइप की बात की तो टाइप लिख देता हूं यहाँ पर। जैसे हम किसका, एक तो हमें देखो लाइन ग्राफ को पढ़ना है, बस समझेंगे उसको, लाइन ग्राफ या लाइन डायग्राम। ठीक है, लाइन डायग्राम। फिर देखिए इसके बाद में अगर हम बात करें फिर हम यूज करते हैं बार डायग्राम का। और देखिए जो लाइन डायग्राम है या बार डायग्राम है, इसमें आपका दोनों को रिप्रेजेंट करने का वैसे तरीका जो है वो एक सही है। बस यहाँ पर क्या है, बार डायग्राम में जो भी हम यहाँ पे आइटम लेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसमें उनकी मोटाई होगी उन पदों की, इस प्रकार से हम रेक्टेंगल के रूप में उनको शो करते हैं, ऐसे बार के रूप में, ऐसे बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन की बात करें तो लाइन में बस हम सीधा सा क्या करते हैं, केवल हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर जो भी उसका रेस्पेक्ट में जो भी डाटा होगा केवल हम लाइन को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, जैसे अभी हमने देखा भी था, इन हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लाइन डायग्राम या फिर लाइन ग्राफ, फिर उसके बाद में बार डायग्राम। देखो बार डायग्राम और इनका रिप्रेजेंटेशन हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्टिकली शो किया गया है, हम इसका उल्टा करके ऐसे भी शो कर सकते हैं भाई। ऐसे आप इसमें यहाँ पे आइटम ले ले और उनका जो आपका जो स्केल है उसे हम किस पे ले ले, एक्स एक्सिस पर लेते हुए इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार्स को। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी और आपका वर्टिकली भी। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये जो है ये आपके एक्स और वाई एक्सिस में सीधा सा दिया है, एक इसी में फिर होता है आपका द्विदिशा, द्विदिशा, द्विदिशा दंड आरेख। तो देखिए यहाँ पर एक द्विदिशा दंड आरेख होता है, तो यहाँ पर द्विदिशा का मतलब आपका दो डायमेंशनल नहीं है, दो विमीय नहीं है, ये द्विदिशा का मतलब दो दिशाओं में रिप्रेजेंट होगा। अब इनमें क्या क्या इसका यूज होगा, कहां पर इनका यूज करेंगे उसको भी समझेंगे अभी आगे की ओर। ठीक है, फिलहाल अब इसको देख लेते हैं। तो द्विदिशा यानी कि आपका ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम, ये क्या है, ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम। इसमें क्या होगा, इसमें तो देखो वन साइडेड, केवल एक डायरेक्शन में डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, उसमें दो डायरेक्शन में डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहां पर आपका ये हमने मान लीजिए वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ भी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नीचे की तरफ भी, यानी कि दोनों डायरेक्शन में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ भी है और आपका नीचे की तरफ। तो देखो इस प्रकार के डाटा को या फिर ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन है उसका हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे किसी कंपनी में लाभ और हानि वाले कोई आइटम है, अगर उसको हमें दर्शाना है कि किन प्रोडक्ट्स पे हमें या किन आइटम पे हमें लाभ हो रहा है और किन पर हानि हो रही है, तो उसे हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम लाभ हानि को अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, उस पर लिख दे लाभ और इसको लिख दे हानि, तो वो गलत हो जाएगा, हमें क्लियर ही नहीं हो पाएगा डाटा। लेकिन ये फिगर इस प्रकार से है कि इसमें देखते ही आपको इजीली समझ जा रहे हैं कि जो ऊपर की तरफ है ये प्रॉफिट की कंडीशन में और ये डाउन जा रहा है मीन्स ये लॉस की कंडीशन में। ऐसा भी हो सकता है
कि आपके अलग अलग स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कहीं पे ग्रोथ रेट आपका क्या पॉजिटिव है और कहीं पे ग्रोथ रेट आपका निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले ऊपर की ओर दर्शा देंगे और निगेटिव वाले नीचे की ओर दर्शा देंगे। तो देखो ये क्या है, दो डायरेक्शन में, तो ये क्या आपका ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में जो हम यूज करते हैं एक आपका होता है, देखिए ये तो द्वि डायरेक्शनल हो गया। अगर ये चीजें क्लियर है एक बार आप बता दीजिए कमेंट करके, क्या अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या वो आपको क्लियर है। भाई जो सिंपल है लाइन डायग्राम या फिर आपका बार डायग्राम, उसका यूज आपका किसी सिंगल डाटा के यूज में होगा, जैसे जो खर्च है केवल खर्च के रूप में। लेकिन इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जहाँ पर दो मद है और वे दोनों मद क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसके बाद में फिर आपका आता है ये क्या आपका ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम। फिर उसके बाद में आता है आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसे कहता है आपका अंतर्विभक्त दंड आरेख, अंतर्विभक्त दंड आरेख। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हम बार बनाते हैं, बार जो ड्रॉ करते हैं, तो बार ड्रॉ करने में उसमें देखिए उसके भी हम पार्ट्स कर देते हैं, उसके भी हम सब डिवाइडेड मीन्स उसके भी हम पार्ट्स उसे भी डिवाइड कर देते हैं कुछ हिस्सों में, तो वो क्या आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं जैसे आपके पास 2 या 3 कंपनी का आपको डाटा दे रखा है, कोई हो सकता है वो प्रोडक्शन को लेकर हो सकता है उनकी सेल को लेकर हो, तो उसमें उनके अलग अलग आइटम का, भाई एक तो पूरा डाटा दे दिया, पूरी सेल दे दी और फिर उसके अलग अलग आइटम के बारे में दिया गया है, तो वहाँ पे जब उनमें हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये आपने ये कंपनी ए का डाटा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, कंपनी ए का, तो यहाँ पर कंपनी ए का जो इतना जो सेल हो रही है या प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए वो कार से संबंधित है, इतना वो कार का प्रोडक्शन करते हैं, इतना जो प्रोडक्शन है वो किसका है, वो इतना बाइक का है, और इतना प्रोडक्शन क्या है अदर जो भी वो बनाते हैं वो उसका है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसी को बांट दिया है, एक तो टोटल प्रोडक्शन या टोटल सेल को दर्शाया है और उसे भी फिर हमने बांट दिया है किसके अकॉर्डिंग, जो भी उसमें अलग अलग आइटम है आइटम के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, हमने इसी को आपस में विभक्त कर दिया है, तो ये क्या आपका अंतर विभक्त दंड आरेख। जैसे कंपनी ए का फिर ऐसे कंपनी बी का, इस प्रकार से हम आपस में उसे क्या कर देते हैं, अलग अलग भागों में बांट देते हैं आइटम के अकॉर्डिंग। जैसे हम उसे फिर ऐसे भी तो ड्रॉ करते हैं, उसमें अलग अलग हम अलग अलग तरीके से या तो उसे कलर में यूज कर सकते हैं या फिर लाइन के द्वारा अलग अलग टाइप की फिगर बनाते हुए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्लैंक को दर्शा रहा है ये आपकी वर्टिकल लाइन को, ये ट्रांसवर्स लाइन को, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को। फिर हम आइटम को क्लियर करते हैं कि इस प्रकार की जो फिगर है वो किसको दर्शा रही है, वो मान लीजिए कार के प्रोडक्शन को दर्शा रही है, ब्लैंक वाली दर्शा रही है आपकी बाइक के, तो इस प्रकार से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम इसको भी फिगर के द्वारा और अच्छे से समझ लेंगे। ये है आपका सब डिवाइडेड। एक होता है आपका परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। एक ही होता है, ये क्या होता है, प्रतिशत अंतःविभक्त दंड आरेख, प्रतिशत अंतःविभक्त दंड आरेख। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके सब डिवाइडेड होंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी हम बार बनाएंगे सभी को देखो किसमें प्रतिशत यानी परसेंटेज के रूप में हम सबको क्या 100% मानते हुए करेंगे। क्या करेंगे, 100% मानते हुए। बस यहाँ पर सभी जो बार हम ड्रॉ करेंगे उनकी जो ऊंचाई होगी सभी की क्या होगी, समान होगी। आगे हम समझ लेंगे इसको भी एग्जाम्पल से। तो ये एग्जाम्पल था इसका, ये इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल को हम आगे की ओर समझ लेंगे। फिर देखिए इसके बाद में ये परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। फिर इससे आगे आता है मल्टीपल बार डायग्राम। क्या आता है, मल्टीपल बार डायग्राम। देखिए मल्टीपल बार डायग्राम की बात करें तो उसमें जैसे इसी की बात करें तो इसमें आपका सिंगल वाले हम देख चुके हैं, फिर उसके बाद में डबल आता है, फिर आपका ट्रिपल वाला आता है, फिर आपका ट्रिपल से यानी कि 3 से ज्यादा बार वहां पे क्या होंगे, आपस में चिपके हुए होंगे। ठीक है, तो वे किस में आते हैं, आपके मल्टीपल में। तो वहां पर ऐसे हो सकता है जहां पर हमें किसी कंपनी के या फिर किसी से संबंधित आपकी 2-3 जानकारी एक साथ मिले और
उनमें भी हमें तुलना करनी हो तो उसे भी हम क्या, उसे मल्टीपल बार डायग्राम के द्वारा हम उसे शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके सिंगल सिंगल रहेंगे, इसमें आपस में 2 या 3 से अधिक बार आपस में चिपके हुए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका। अब इसके बाद में अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल की या 2 डायमेंशनल की, तो देखो 2 डायमेंशनल में डाटा को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, स्क्वायर के रूप में। तो वहां पर हम ऐसे मान लीजिए आपका ये 2 डायमेंशनल में एक हमने स्क्वायर बनाया, ये पहले से संबंधित है, मान लीजिए कंपनी ए से संबंधित। फिर हमने दूसरे वाले का बनाया, वो किससे संबंधित है, कंपनी बी से। और यहाँ पर फिर हमने एक तीसरा बनाया जो कि आपकी कंपनी सी से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 डायमेंशन का मतलब यहाँ पर देखिए अलग अलग शेप दे रखी है इनकी, ये बड़ा है वर्ग है, ये उससे छोटा वर्ग है, ये उससे भी छोटा वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए 2 डायमेंशनल में ये आपका देखिए स्क्वायर किस में आता है, 2 डायमेंशन में आता है, तो 2D में 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर आपका जो इसका एरिया है वो टोटल मदों को दर्शाएगा। वो हो सकता है पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई डाटा हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा हो, या सेल से रिलेटेड हो। तो देखिए फिगर को देखते समझ में हमें आ जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन या सेल सबसे ज्यादा है, उससे कम इसकी है और उससे कम इसकी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका 2 डायमेंशन में है। तो वहां पर इनकी जो मोटाई है वो आपका क्या, उसके अकॉर्डिंग डाटा का एनालिसिस किया जाता है। मोटाई चौड़ाई जो भी ये एरिया कवर कर रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसको भी हम आगे समझ लेंगे। इसका देखिए यूज आपका क्या होगा, जहां पर आंकड़ों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो अगर उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे केवल सिंगल डायमेंशन से तो उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है, तो उसे हम एरिया के अकॉर्डिंग दर्शाते हैं। और जहाँ पे इससे भी ज़्यादा वेरिएशन होगा तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फिर 3 डायमेंशनल का यूज करेंगे, 3D का। 3D में क्या होगा, उसमें जो भी उसका वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को के द्वारा ही उन आंकड़ों को दर्शाया जाएगा। अब इसमें होता क्या है, सिंगल डायमेंशन में तो सीधा सा डाटा लेना है, 2 डायमेंशनल में होता क्या है, यहाँ पर एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा को, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहां पर हमें इसकी साइड के अकॉर्डिंग तो करेंगे, भाई ये इसकी साइड है और एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो अगर हमें एरिया से साइड निकालना है उसे ड्रॉ करने के लिए, तो यहां पर क्या करना होगा, हमें वहां पर उसका स्क्वायर रूट लेना होगा, किसका, एरिया का। तो और एरिया किसके बराबर है, डाटा के। तो यहां पर जो डाटा आपको मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रीजन है जहां पर वेरिएशन ज्यादा हो, ज्यादा डिफरेंस हो, तो उसे कम करने के लिए हम स्क्वायर रूट से डाटा की वैल्यू वहां पर कम हो जाएगी। और वहां पर जब उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार से वो शो होगा, तो उसे इजिली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में क्या है, वहां पर 3 डायमेंशन यूज होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे आपका मान लीजिए कोई भी 3D है तो 3 लेंथ ही तो होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। आपका जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, इनमें तीनों डायमेंशन है। या फिर आपका स्पेयर है, सिलेंडर है, तो तीनों डायमेंशन है उसमें आपकी। तो वहां पर आपका जो भी उसका वॉल्यूम होगा तो वो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, या फिर आयतन। आयतन किसको रिप्रेजेंट करेगा, डाटा को, जो भी आपका डाटा है। तो यहाँ पर अगर डाटा में और भी ज्यादा वेरिएशन है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पे वॉल्यूम से अगर हम डाटा को रिप्रेजेंट करें तो हमें उसकी साइड निकालनी होगी, और साइड किसके रूप में आएगी, वहां पर देखो ये 3 डायमेंशन है तो मीन्स 3। तो यहाँ पर वो क्यूब रूट की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पर जो भी डाटा है अगर हम उसे ड्रॉ करना है तो अप्रोक्स क्यूब रूट में आपका वो डाटा आएगा। जैसे सपोज हम किसकी फॉर्म में ले रहे हैं, क्यूब की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में ले रहे हैं, क्यूब की। तो क्यूब की फॉर्म में आपका जैसे डाइस होता है या क्यूब घन। तो यहाँ पर देखो तीनों डायमेंशन बराबर है, लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी तीनों बराबर है। तो यहाँ पर अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो 3 डायमेंशन यूज हो रही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर मुझे इसे ड्रॉ करना है, इसकी साइड निकालनी है कि इसकी साइड कितनी होगी, तो वो क्या, जो भी डाटा है वो उसे हम ले रहे हैं इसके वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम से साइड क्या होता है, उसका क्यूब रूट के बराबर होती है। ये साइड का क्यूब वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस डाटा का क्यूब रूट निकालेंगे, तब जाके आपको उसका वो डाटा मिलेगा। तो क्यूब रूट होने पर उसकी जो डाटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो जिससे उनमें बहुत कम वेरिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि तीनों डायमेंशन में डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हालांकि इतना सब की आवश्यकता नहीं है, इनका कहाँ यूज हो सकता है उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है,
चलिए ये था अब आपका, अब थोड़ा फिगर के द्वारा थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज हो सकता है, कैसे यूज हो सकता है, वो आपको फिगर से आइडिया लग जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए ये है, ये आपका क्या है, रेखा वाला है, लाइन डायग्राम है। ये क्या है आपका, लाइन डायग्राम है। इसमें लिख भी देता हूं यहां पर, लाइन डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर लाइन डायग्राम मीन्स रेखा चित्र में आपका देखिए आंकड़ों को दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर किन आंकड़ों को दर्शाया गया है, जहां पर हमें अलग अलग आइटम के रूप में, जैसे यहाँ पर क्या है, स्टेट्स दे रखे हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के क्या दे रखे हैं यहाँ पर, वो कह रहा है कि कपास का उत्पादन, तो प्रोडक्शन को दिया गया है। तो प्रोडक्शन को दर्शाया गया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्केल का ध्यान रखना है। भाई जो भी आपको डाटा दे रखा है उसका जो कलेक्शन करेंगे, उस कलेक्शन को फिर उसके बाद में फिर उसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसे किस तरीके से करेंगे, क्या क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, उसका भी हम आगे ध्यान रखेंगे। अभी क्या क्या रखना है उसको भी हम समझेंगे, फिलहाल हम इतना देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग आइटम से संबंधित डाटा है, किसमें, प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन देखिए यहाँ पर जो ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं इसे किसके बराबर माना गया है, यहाँ पर माना गया है 1 सेंटीमीटर। आप इसे 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, इस प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं। या फिर आप जब ग्राफ में बनाते हैं, आपने देखा होगा वहां पर एक बड़ा खाना या एक छोटा खाना, ठीक है। तो वहां पर जो एक बड़ा खाना बराबर है इतने के, एक छोटा खाना बराबर है इतने के, तो पैमाने में हम उसको शो करते हैं। लेकिन ये क्या है आपका, ये सीधा सा हम इसे एक सादे पेपर पे ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर आप इसमें बस सीधा सा लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर। मोस्टली हम ऐसे यूज करते हैं सेंटीमीटर वाले आपके स्केल को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद में ये जो 1 सेंटीमीटर है किसको दर्शा रहा है, हमने आंकड़ों के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर दिया 10, 20, 30 में। तो देखो यहाँ पर एक स्केल किसके बराबर है, 10 के, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 10 लाख गांठ के। तो यहाँ पर ये एक प्रोडक्शन का यहाँ पर क्या हो गया, एक यूनिट है, जो भी उसका प्रोडक्शन है उसकी एक यूनिट है। तो किसका, आपका 10 लाख गांठ के बराबर, ठीक है। तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन। तो देखो इसकी तुलना में ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है। इसकी तुलना में जो हम देखें बार ड्रॉ करते, बार इसकी तुलना में थोड़ा अट्रैक्टिव है, और इन्हें हम अगर कलरफुल कर दे तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर आपका क्या है, बार में क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मोटाई है, तो यहाँ पर ये उससे थोड़ा अट्रैक्टिव है। रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम वही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो बार की जो चौड़ाई है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, और इनके बीच का गैप भी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो एक समान होना चाहिए। बार की चौड़ाई सभी की एक जैसी, देखो सभी की समान है यहाँ पर, और उनके जो बीच का गैप है वो भी क्या है, एक समान है। आप दोनों बराबर भी कर सकते हैं, जितना चौड़ा बार उतने उनके बीच का गैप, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया डाटा को। यहाँ पर इधर अलग अलग आइटम दे रखे, जैसे चावल, गेहूं, कपास, ज्वार, तिलहन, चाय या चारा, और फिर इधर दर्शा रहा है देखो 5, 10, 25, 30 ऐसे करके। यहाँ पर किसे, यहाँ पर उनके वो कह रहा है कि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है, क्षेत्रफल को। और यहाँ पर पैमाना दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 लाख एकड़ के। तो जो ये 1 सेंटीमीटर है किसके बराबर है, ये 5 लाख एकड़ के बराबर है, ठीक है। तो स्केल मीन्स पैमाने को भी दर्शाया गया। तो ये क्या आपका बार डायग्राम, ये क्या आपका बार डायग्राम, दंड आरेख, दंड आरेख, ठीक। अब इससे आगे देखिए इन्हें ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वो डाटा था उसे देखिए मैंने कहा था वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया। तो जैसे आपको ठीक लगे उस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। यहाँ पर देखिए इधर आइटम को लिखा गया है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्केल में जो भी आंकड़े उसको आपका उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। जैसे यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को दिया गया है। तो यहाँ पर फिर पैमाना भी है, और पैमाना क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 रुपये। तो हो सकता है यहाँ पर जो ये खर्च होता है इन अलग अलग मदों पर, तो उस खर्च को दर्शाया गया है इस डायग्राम में, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या है आपका, अगर आपका देखिए जब हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट करते समय मान लीजिए कोई डाटा जैसे ये था, इसमें आप सब इजीली समझ सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा खर्च किस पे हो रहा है, भोजन पे। सबसे कम खर्च किस पे हो रहा है, बचत पे। ये जितने भी आइटम हैं आपके, भाई यहाँ पर 50, 100, 150, 200, 250, 300, जो इन आइटम की वैल्यू आपको देखे वो लगभग सभी के आसपास है। कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू बहुत कम हो
और कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अगर कोई ऐसा डाटा आ जाए जिसकी वैल्यू बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो, तो तब उसमें जैसे इस फिगर में देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये बार जो बनाए गए यहाँ पर देखो इसकी 350, इसकी 400, 450, 500, 600 और इसकी है 4000। तो इन सभी आंकड़ों की तुलना में जो ये फर्स्ट वाला है इसकी वैल्यू बहुत अधिक है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए एक हमें स्केल भी मानना होगा, और स्केल मानते हुए अगर हम करेंगे तो अगर ये जो बाकी के जो मद है ये जो शेष मद है, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनकी वैल्यू बहुत कम है। तो उनकी तुलना में हम इसे अगर हम सही से अगर इसका स्केल मानते हुए और से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करते समय ये कुछ इस प्रकार से आपका डाटा रिप्रेजेंट होगा। बड़े वाला बार डायग्राम जिसमें जो किसके बराबर है 4000 के, और जो बाकी के ये है 600, 500, 450 ये कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होंगे। तो देखो जब हमने इसको अगर स्केल में इसको रखते हुए इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक डाटा की वैल्यू अन्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनके बीच में तुलना करना थोड़ा कठिन हो गया क्योंकि ये बहुत कम है, और यहाँ पर जब इसे ग्राफ में देख रहे हो तो यहाँ पर इसमें तुलना अच्छे से नहीं हो रही, बल्कि अगर इस फिगर की बात करें तो इसमें अच्छे से तुलना हम कर पा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए जिससे इनका भी ध्यान रखा जाए और इसका भी, तो ऐसी कंडीशन में जो बड़े वाला डायग्राम है, ये जो बड़े वाला बार है, इसे हम बीच में से कट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोकन स्केल। क्या कहते हैं? ब्रोकन स्केल। तो देखो यहाँ पर इसको कट किया गया है, देखो यहाँ पे इसको क्या किया गया, कट किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम कट करके उसे जो भी लिमिट जहां तक ये डाटा है वहां से थोड़ा सा बड़ा बनाते हुए बार को रिप्रेजेंट करेंगे और उस पर लिख देंगे उस डाटा की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर उसे स्केल मानते हुए अगर करेंगे तो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन में किसका यूज करते हैं? ब्रोकन स्केल का, ब्रोकन स्केल का। एक आगे इससे आगे हम किंक को भी पढ़ेंगे, एक किंक का भी हम यूज करते हैं, वो क्या है उसको भी हम आगे समझ लेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही समझ लीजिए, आगे जब हम आंकड़ों पर चर्चा करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम कुछ आंकड़ों को बनाकर यानी कि ड्रॉ करके भी देखेंगे, तो तब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे कि ये ब्रोकन स्केल का कहाँ यूज होता है, कैसे हमें यूज करना है। थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि जहाँ पर इस प्रकार का डाटा हो उसे रिप्रेजेंट करना हो। तो यहाँ पर देखो ये अन्य मद अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, तब उस कंडीशन में हम उसको भी उन्हीं के आसपास ड्रॉ करते हुए उसमें ब्रोकन स्केल का यूज करते हैं कि इसकी वैल्यू अधिक है। देखो ये 800 तक ही तो जा रहा है यहाँ पे, 100, 200, 300, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 4000। तो अगर हम इसे देखिए एग्जैक्ट 4000 बनाते हुए करते तो ये बार बहुत बड़ा होता और बाकी बार उसकी तुलना में बहुत छोटे होते, तो तुलना करना थोड़ा कठिन होता या अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। तो एक तो ब्रोकन स्केल का यूज कर सकते हैं। अंकित आर्य जी, मुझे लगता है आपने थोड़ा शायद लेट से क्लास ज्वाइन किया है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे जो प्रीवियस ईयर में पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी मैंने आपसे बताया था कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें केवल एक तो एनालिसिस को लेकर क्वेश्चन आया है और एक आपका है प्रेजेंटेशन को लेकर, यानी कि उसको ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा फिगर को समझना जरूरी है, और ड्रॉ करते समय हो सकता है कोई इस प्रकार का डाटा आ जाए जिसमें हमें ब्रोकन स्केल का यूज करना हो, तो उसका भी मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। ठीक है, अरुण जी कह रहे हैं कि ब्रोकन मीन्स जो इसे तोड़ना है उसे कहीं से भी तोड़ सकते। देखिए यहाँ पर वैसे मोस्टली नीचे से यूज करते हैं, नीचे से आपको तोड़ना है, या भी ये नहीं कि ऊपर से तोड़े, तो आप इसे नीचे तोड़े जैसे इसमें फिगर में दर्शाया गया है। हम इस प्रकार से ही करें, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करनी नीचे ही ड्रॉ करें। ठीक है, अब देखिए इससे बाद में जो ये वही है जो द्वि दिशा वाला हमने दंड आरेख पढ़ा था, ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम। ये क्या है? ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जिसमें दो टाइप के जो एक दूसरे के अपोजिट मद है उनको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस प्रकार के डायग्राम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर वो कह रहा है कि राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक का शुद्ध कर्ज, तो यहाँ पर कर्ज को दर्शाया गया है। तो कर्ज देखिए कभी आपका ऊपर की ओर है, इसका मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कभी हो सकता है गवर्नमेंट का बैंकों के ऊपर और कभी बैंकों का गवर्नमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर अलग अलग ईयर में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट है एक दूसरे के ऊपर, भाई कभी गवर्नमेंट के ऊपर तो कभी आपका बैंक के ऊपर, तो यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया गया अलग अलग ईयर वाइज। और आपका देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लाभ और हानि का, प्रॉफिट और लॉस का, तो दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट है। या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का,
वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, भाई उसमें वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो अगर कोई इस प्रकार का डाटा होगा तो हम इस प्रकार के डायग्राम से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या आपका द्विदिशा या ड्यू डायरेक्शनल, द्विदिशा दंड आरेख। इसके बाद में ये देखो, ये है आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम, अंत विभाग। तो देखिए यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पर ईयर दे रखा है 1991 से 1992, 1992 से 1993, ये ईयर दे रखा है। और इधर देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्शन को दर्शाया गया है मिलियन हेक्टेयर में। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ईयर वाइज दे रखा है, तो यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर मिलेट, चावल और गेहूं। तो यहाँ पर देखो ईयर वाइज डाटा है, तो ये ईयर अलग है, ये ईयर अलग है। तो ईयर वाइज कंपैरिजन करने के लिए इस प्रकार का डाटा का यूज किया जाता है। जब हम अलग अलग आइटम का और टोटल डाटा का दोनों का एक साथ एनालिसिस करते हैं तो तब इस प्रकार के डायग्राम का हम यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें टोटल का भी पता लग रहा है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। देखो 91, 92 में 92, 93 की अपेक्षा प्रोडक्शन कम है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एक तो हमें टोटल का ये आइडिया लग जा रहा है, इसी के साथ साथ अलग अलग आइटम का भी पता लग जा रहा है कि मिलेट के प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि या कमी हुई, चावल के प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई और आपके गेहूं के प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई। तो उन आइटम्स का भी हमें पता लग जा रहा है। तो यहाँ पर हमें दो जानकारी मिल जा रही है, एक तो टोटल और उसी में आपके जो सब्जेक्ट्स है उसकी भी हमें जानकारी मिल जा रही है। तो जब इस प्रकार से हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस प्रकार के डायग्राम का यूज करते हैं। तो ये क्या आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, अंतविभक्त दंड आरेख। फिर देखो उसके बाद में ये भी अंतविभक्त है, लेकिन ये किसकी फॉर्म में, प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम है ये आपका। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो हम बार ड्रॉ करेंगे उन सभी की जो ऊंचाई होगी वो सभी की क्या होगी, एक समान होगी। भाई सभी की क्या एक समान होगी, क्योंकि सभी को किसके स्केल में, 100 के स्केल में आपका, भाई परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रत्येक को 100 के स्केल में रखकर उसका मेजरमेंट करने क्या होता है, प्रतिशतता होती है। तो यहाँ पर जो भी आइटम होगा उसे हम कैसे पूरा 100 मानते हुए करेंगे। तो इसमें आपका क्या है, इसमें हमें अलग अलग तुलना नहीं कर सकते टोटल डाटा की, लेकिन उसके जो पार्ट्स है उसकी तुलना कर सकते। पार्ट्स का मतलब जो उसके सब्जेक्ट है। तो जैसे यहाँ पर गन्ना, चावल और गेहूं, ये अलग अलग आइटम जो है हम इनकी तुलना कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब आप कहेंगे कि जब हम पहले वाले में दो का यूज कर सकते हैं, इसमें तो केवल हमें एक ही जानकारी का पता लग रहा है। जैसे हम केवल इन आइटम का देख सकते हैं कि इन आइटम में क्या क्या चेंजेस है, केवल एक सब्जेक्ट की जानकारी हमें इससे प्राप्त होगी, ना कि दो की। लेकिन जो इससे पहले वाला था इसमें हमें किसकी मिली थी, इसमें हमें दो जानकारी प्राप्त होती। एक तो देखो टोटल प्रोडक्शन का पता लग रहा है कि वो कम है या ज्यादा है, एक तो वो, और उनके जो आइटम है उनका भी हमें इसमें जानकारी मिली। तो यहाँ पर हमें दो जानकारी मिली है, जबकि इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें इसमें हमें किसकी जानकारी मिली, केवल एक की। तो फिर तो हमें उसी को ड्रॉ करना चाहिए, इसकी तो आवश्यकता नहीं थी। तो फिर ये क्यों है, और या फिर इसे हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक बार आप कमेंट करके बताइए और फिर उसको देखते हैं। भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे और उसका यूज हम कहाँ करेंगे, एक बार आप इसमें बता दीजिए, ये उससे किस तरीके से अलग है। एक बार आप कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। हाँ जी संगीता जी, परसेंटेज वाले में हम इसे जो परसेंटेज वाला है ये, इसका यूज कहाँ करेंगे, क्योंकि हमें इसमें केवल एक की जानकारी मिली है और उसमें हमें दो चीजों की जानकारी मिल रही है। ये क्या है, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, प्रतिशत अंतःविभक्त दंड आरेख। विमल जी कह रहे हैं नहीं पता है। भाई बाकी आप भी बताइए ईयरली प्रेडिक्शन के लिए, पुष्कर जी कह रहे हैं ईयरली प्रेडिक्शन के लिए। बाकी आप भी विचार कीजिए और बताइए क्या हो सकता है। चलो देख लेते हैं एक बार। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपका जैसे भी उत्तराखंड में या अन्य स्टेट्स में जहां पर इलेक्शन आपने देखा होगा, बहुत से फॉर्म वैकेंसी आई अलग अलग
उसको लेकर भाई अलग अलग पद के लिए बहुत सी वैकेंसी है, जैसे लोअर पीसीएस, एफआरओ, पीसीएस, उसके बाद में पटवारी, एसआई, कांस्टेबल, इस टाइप से। तो हम उसी के एग्जाम्पल से सीधा सा एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अलग अलग फॉर्म फिल किए गए, जैसे आपका एफआरओ, हम सब्जेक्ट ले रहे हैं लोअर पीसीएस, या फिर हम फिर इसके साथ में एक हमने उठा लिया यहाँ पर कांस्टेबल का, मान लीजिए उत्तराखंड कांस्टेबल का, या एसआई का, इसके साथ में एक आइटम और हमने ले लिया। आइटम क्या है यहाँ पर, जो भी एग्जाम हुए उनके जो फॉर्म फिल किए गए, तो उसमें फॉर्म फिल करते समय उसी का देखिए डाटा आपको दे रखा है कि यहाँ पर मान लीजिए डाटा जो दे रखा है वो लाख में दे रखा है। ये आपको किसको दर्शा रहा है, मान लीजिए ये जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है 10,000 लोगों को, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस प्रकार से। और इसी के साथ में कोई एक ऐसी वैकेंसी भी आ गई, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई विधानसभा से रिलेटेड कोई वैकेंसी है, विधानसभा में स्टेनो की आ गई, या फिर विधानसभा में आरओ या एआरओ की आ गई, ठीक है, इस प्रकार की कोई वैकेंसी आ गई। तो आपको पता है इनमें सबसे ज्यादा पद किस में है, इसमें कांस्टेबल में सबसे ज्यादा पद, फिर मान लीजिए उसके बाद में लोअर पीसीएस में, फिर एफआरओ में, और फिर विधानसभा आरओ या एआरओ में। जिसे जैसे सीटें होती है उसी प्रकार से उसका फॉर्म भरने का रेशियो भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एफआरओ में, मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, ये किसको दर्शा रहा है, 1000 में दर्शा रहा है। यहाँ पर कितने फॉर्म फिल किए गए, मान लीजिए 40,000। बस हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं यहाँ पर कितने फॉर्म फिल किए गए, 40,000। लोअर पीसेस की बात करें, मान लीजिए इसमें कितने फिल किए गए, यहाँ पर आपके फिल किए गए आपके 70,000। और कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में मान लीजिए आपके जो फॉर्म फिल करे जा रहे हैं कांस्टेबल में आपके फिल किए गए आपके 1,50,000, 1,60,000, इस प्रकार से 1,00,000, चलो हम इसे 70,000 लिख रहे हैं, 1,70,000। और जो विधानसभा वाला आइटम है, मान लीजिए इसमें जो फॉर्म फिल किए गए मात्र इसमें 1,000 ही फॉर्म फिल किए गए, मान लीजिए वैकेंसी 1 या 2 ही है बस, तो वहां पे कितने फिल किए गए, मात्र 1,000, इस प्रकार से। तो देखिए इसके साथ में अगर हम वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने फॉर्म फिल किए गए अगर हम उसकी बात करें, तो चलो हमने उसको रिप्रेजेंट तो कर दे। यहाँ पे 40,000 फॉर्म फिल किए गए, यहाँ पे 70, यहाँ पे 1,70,000, और यहाँ पर मात्र 1,000, हो सकता है 500 ही हो, ठीक है। इस प्रकार से आपका देखिए फॉर्म फिल किए, हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसी में एक जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, अगर हमें इसके साथ में एक जानकारी और प्राप्त करनी हो, जैसे हो सकता है कि कितने लड़के और कितने लड़कियों ने, या मेल फीमेल की बात करें कितने मेल फीमेल ने फॉर्म फिल किए, तो अगर ऐसी कंडीशन हम अप्लाई करें तो यहाँ पर हम मेल का भी देखेंगे और फीमेल का। तो हम इसे फिर क्या सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज करेंगे, जिसे हम इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। ये मान लीजिए ये दर्शा रहा है, इधर ये जो नीचे वाला है ये मेल को दर्शा रहा है, और जो बाकी ब्लैंक वाला है किसको दर्शा रहा है, फीमेल को। तो देखो इनमें तो हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन जो ये है इसमें उसमें देखने में कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका डाटा बहुत कम है, बहुत न्यून है, तो उसमें एनालिसिस करना थोड़ा कठिन होगा। या फिर इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपका रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है, कि मान लीजिए किसी अधिकारी ने कहा कि भाई कैटेगरी वाइज बताइए आप इसे, तो कैटेगरी में यहाँ पर मान लीजिए एक तो जनरल कैटेगरी का, फिर आपका ओबीसी कैटेगरी के कितने फॉर्म फिल किए गए, फिर आपके SC ST, ये ऐसे अदर में दे सकते हैं। इस प्रकार से कैटेगरी मान लीजिए बांट दी, ठीक है। या फिर माइनॉरिटी भी ले ली इसमें, इस प्रकार से कैटेगरी। तो मान लीजिए चलो हम 4 ही कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं डाटा को, तो इसे 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, इसे भी 4 में डिवाइड करेंगे, इसे भी 4 में करेंगे, और इसे भी 4 में करेंगे। तो देखिए इस पे हम अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते, इस पे हम अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रतिशत वाले का यूज करते हैं। अब उसका देखिए महत्व क्या हो सकता है, यहाँ पर सभी बार जो भी हम ड्रॉ करेंगे, सभी बार की जो ऊंचाई होगी क्या होगी, एक समान होगी। सभी बार की जो ऊंचाई होगी क्या होगी, एक समान होगी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जब हम सभी को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमें 4 सेक्शन में बांटना है, तो 4 सेक्शन में ये भी बटेगा आपका, ये इधर आपका 4 सेक्शन में ये, ऐसे 4 सेक्शन में ये, और आपका ये भी 4 सेक्शन में, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो इसका एनालिसिस हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जब मान लीजिए फॉर्म फिल किए गए, किसी अधिकारी ने या आपसे कहा कि हमें ब्यौरा दीजिए कि कितने कितने फॉर्म फिल किए गए, कैसे, तो यहाँ पर मान लीजिए SC ST वालों ने, जो SC ST के फॉर्म है वे कितने फॉर्म फिल किए गए, मात्र आपके यहाँ पर 10% फॉर्म फिल किए गए। यहाँ पर आपके मात्र 2% फॉर्म फिल किए गए।
यहाँ पर आपके 25% फॉर्म फिल किए गए, तो इस प्रकार का डाटा निकल कर आएगा आपका 10%, 5%, 25%, जिसे हम इसमें अच्छे से समझ सकते हैं, बल्कि इसमें समझना थोड़ा कठिन होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अधिकारी अगर इस डाटा को देखेगा तो वो सोचेगा कि देखो यहाँ पर तो 10% SC ST वाले जो स्टूडेंट्स है वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर कितने कर रहे हैं, 25% कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये संख्या किसके बराबर है, 2% के। तो यहाँ पर इनकी संख्या कम है, तो इसका क्या कारण है, तो उसे वो इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पर संख्या कम है, अन्यों में संख्या ठीक है। तो ऐसा क्यों है, फिर उसके कारण पर जाएगा, तो इसका कारण ये हो सकता है बाद में उसे पता लगा कि यहाँ पर जो फॉर्म फिल कर रहे थे यहाँ पर इसकी फीस थी मात्र 100 रुपये और इसकी जो फीस है वो कितनी है, 1000 रुपये। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो फॉर्म भरने की फीस है वो कारण है, जिस कारण यहाँ पर क्या है, जो आपका SC ST वाले जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां पर कोई छूट नहीं थी, यहाँ पर 1000 रुपये। तो यहाँ पर मुद्दा किस कारण है, फीस के कारण। ये मुद्दा किसके कारण आया, फीस के कारण ऐसा है, तो वो उसे अच्छे से एलिमिनेट कर सकता है कि यहाँ पर इसकी फीस कम रखी जाए, जिसके कारण ये वर्ग भी अच्छे से यहाँ पर संख्या में फॉर्म फिल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सही है, अच्छे से एनालिसिस हो पा रहा है, लेकिन इसमें एनालिसिस करना क्या है, कठिन है। तो जहां पर आपके डाटा न्यून और मैक्सिमम वाला आपका भाई बहुत कम संख्या में और अधिक संख्या में, वहां पर हमें दोनों में तुलना करनी हो और कुछ इस प्रकार की तुलना करने हो, तब हम इस प्रकार के डाटा का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें कैटेगरी वाइज या मेल फीमेल इनके अकॉर्डिंग हमें वहां पे उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये रीजन है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, आपका परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम का, जो ये था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो पता लग जा रहा है अलग अलग आइटम में, जैसे गन्ना, चावल, गेहूं, तो वहां पे हमें सभी के बारे में पता लग जा रहा है। अब ये हो सकता है ये आपका केवल एक फील्ड की बात हो, या हम कह सकते हैं एक फील्ड के अलावा ये केवल एक स्टेट की बात हो, और ये हो सकता है पूरी कंट्री की बात हो। तो देखो यहाँ पे कंट्री और किसी स्टेट के रेस्पेक्ट में आपस में क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं कि आपके जो भी आइटम यहाँ पर हम उसे भाई जो भी एरिया उन्हें हम प्रोडक्शन के रूप में यूज करते हैं, तो उसमें अगर हम तुलना करें स्टेट की कंट्री के रूप में या फिर किसी फील्ड से, भाई हो सकता है किसी कॉलोनी में आपका वहां पर अलग अलग आइटम को उगाया जा रहा है, उन पर प्रैक्टिकल चल रहा हो, तो उसके अगर हम किसी छोटे की बड़े के साथ में तुलना करें तो हम इस प्रकार के डाटा का यूज करते हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में हम देखें या तो मेल फीमेल को इसमें रिप्रेजेंट कर पाएंगे, भैया तो दो उसे सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, या फिर हम उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे। अब दोनों एक साथ रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, अगर उसकी बात करें तो वो नहीं होगा इसमें, फिर उसके लिए फिर हमें अलग टाइप के डायग्राम का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये था आपका। अब देखो इससे आगे, जैसे ये हो गया, ये हमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल वाले आपके मल्टीपल बार डायग्राम। तो अगर कोई इस प्रकार की कोई हो तो वहां पर हम ऐसे डायग्राम का यूज करेंगे जहां पर हमें कई सब्जेक्ट की जानकारी लेनी हो, तो यहाँ पर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है जो फर्स्ट वाला बार है ये किसको दर्शा रहा हो, टोटल को दर्शा रहा हो। जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला दर्शा रहा हो केवल मेल को, और इससे बाद में थर्ड वाला है किसको दर्शा रहा हो, फीमेल को। और हो सकता है यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी ले ले, SC ST OBC जनरल वो ले ले, और फिर उसके साथ में एक टोटल वाले को भी ले ले। तो ऐसे ही जब वहाँ पे कई सब्जेक्ट की हमें जानकारी प्राप्त करनी हो या उन पे एनालिसिस करना हो, तब हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करते हैं, जिसमें 3 या 4 बार आपस में ऐसे चिपके हुए होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ईयर वाइज 89 से 90, 90 से 91, 91 से 92। यहाँ पर देखो चावल, गेहूं और मोटे अनाज, इनके प्रोडक्शन को लेकर यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मद है, और तीनों मदों में देखो अलग अलग ईयर में, तो यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो उसे हम साथ में आपस में एक साथ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मल्टीपल का। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे हम किस में यूज करेंगे, मल्टीपल में आपका शो करेंगे। तो ये हो गया मल्टीपल वाला, मल्टीपल बार डायग्राम, बार डायग्राम। देखिए इससे आगे ये क्या है आपका, ये आपका वृत्तारेख, या फिर हम इसे पाई चार्ट के नाम से समझते हैं। तो देखिए क्या है आपका पाई चार्ट में, तो पाई चार्ट में ये 2 टाइप से इसमें भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक तो ये कि हमें किसी सब्जेक्ट की, मान लीजिए कोई भी आपका उसी के अलग अलग आइटम है, सब आइटम कह सकते हैं,
ये सब सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो उसे हम किस में ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल में ड्रॉ करेंगे उसके अलग अलग आइटम को। ऐसा भी हो सकता है किसी एक आदमी के खर्च के ब्यौरे को दर्शाया गया हो सकता है पूरे देश के खर्च के ब्यौरे को दर्शाया गया हो। तो वहां पर चाहे वो एक आदमी का हो, चाहे एक स्टेट का हो, चाहे एक कंट्री का हो, तो वहां पर देखिए उसके लिए ड्रॉ होगा एक पूरा सर्किल ही। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, उसी प्रकार से ये है। चाहे आपका डाटा न्यून हो, चाहे डाटा आपका क्या हो बहुत अधिक हो, तो उन सभी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप की कैटेगरी हम किसमें आपके वृत्तरेख में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करते हैं और उसे भी हम समझेंगे। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार से होता है, एक तो प्रतिशत में हम दर्शाए इसे, और एक किसमें आपका एक दर्शाए हम इसे डिग्री में, अंशों में, दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी हम समझेंगे, एक दो क्वेश्चन हम इस प्रकार से भी करेंगे। कोई आइटम दे रखा होगा, मीन्स कोई आपको टेबल दे रखी है उसमें डाटा दे रखा होगा, उस डाटा को कैसे हमें पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये था आपका। अब इसी के साथ में मैंने इसको आपको देखे जो 2 डायमेंशनल है उसमें भी आपसे जिक्र किया था कि वृत्तारेख, स्क्वायर और रेक्टेंगल को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो आपको सर्किल नजर आ रहे हैं, एक सर्किल ये और एक सर्किल ये। तो देखो ये सर्किल इसकी अपेक्षा छोटा है, ये सर्किल क्या है इसकी अपेक्षा छोटा है। तो अगर हम छोटा सर्किल यूज करें तो हमें देखते समझ में आ जा रहा है कि ये डाटा इसकी अपेक्षा कम है। और देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का व्यय। तो जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उनके एक्सपेंडिचर को दर्शाया गया है। तो आपको फिगर को देखते समझ में आ जा रहा है यहाँ पर खर्च कम था, यहाँ पर खर्च क्या है ज्यादा है। तो एक तो एनालिसिस यही हो गया। और इसे किसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी टोटल डाटा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसमें एरिया को। तो जब हम सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो पूरा डाटा का जो यहाँ पर एरिया होगा वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ड्रॉ करने के लिए हम रेडियस का यूज लेंगे। तो रेडियस किससे आएगा भाई, आपका रेडियस से अगर हम एरिया निकाले तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट होता है, आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे दो डायमेंशन यूज हो रही है, आर का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट अगर हम निकाले तो स्क्वायर रूट निकालने से क्या प्राप्त होगी, रेडियस। तो इसका मतलब यहाँ पे डाटा आपका क्या है, जब डाटा आपस में तुलनात्मक उनमें डिफरेंस ज्यादा हो तब हम इस प्रकार से एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। ठीक है, तो ये था आपका क्या पाई चार्ट आपका। फिर से आगे देखो, अगर हम बात करें जैसे अब ये थोड़ा ग्राफ से संबंधित है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था रिप्रेजेंट करने के या प्रेजेंट करने के डाटा को दो तरीके, एक तो आपका डायग्राम के रूप में और एक आपका ग्राफ के रूप में। तो देखो ये आपका क्या, देखो ग्राफ के रूप में, ये देखो आपको समझ में आ रहा है वो एक ग्राफ की तरह है। तो देखो यहाँ पर आपका हम जो डायग्राम का यूज करते हैं वो एक तुलना करने के लिए करते हैं और डायग्राम की सहायता से हम एनालिसिस भी करते हैं। जैसे कोई डाटा दे रखा है तो वहां पर हम उनकी सहायता से मीन, आपने देखा होगा मीन, मोड और मीडियन को भी निकाल सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन आंकड़ों की सहायता से ये आपका क्या बना रखा है, एक आयत चित्र बना रखा है। क्या बना रखा है, आयत चित्र। और आयत चित्र जिसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम, ये क्या है, आयत चित्र, हिस्टोग्राम, आयत चित्र, हिस्टोग्राम आपका। तो देखिए हिस्टोग्राम की बात करें, हिस्टोग्राम में यहाँ पर हम क्या, फ्रीक्वेंसी से संबंधित जब भी आपका डाटा होता है उसे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक सीक्वेंस में ही होता है आपका। तो देखो यहाँ पर एक सीक्वेंस में डाटा दे रखा है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से एक सीक्वेंस में है। और इधर देखो वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे क्या दे रखी है, छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो दोनों एक्सिस पर, एक्स पर भी और वाई एक्सिस पर भी, दोनों पे आपके क्या हमने स्केल का यूज किया है। तो देखो यहाँ पर पैमाने में भी क्या है, पैमाने में एक खाना बराबर है 10 अंक के और दूसरे में दिया है 5 छात्र के। हालांकि यहाँ पर इस प्रकार से शो नहीं किया गया कि एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर या एक खाना इतने के बराबर है और वाई पे इतने। तो आपको वैसे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, तो वहां पे आपको लिखना भी है कि एक्स एक्सिस पर एक खाना 10 अंक के बराबर है और वाई एक्सिस पर एक खाना किसके बराबर है, 5 छात्रों के, 5 स्टूडेंट्स के बराबर। तो ये भी आपको लिखना है। वैसे इसमें दिया हुआ है बाद में, ये रहा भुजाक्ष और कोटि अक्ष। कोटि का मतलब वाई एक्सिस और आपका भुजाक्ष का मतलब एक्स एक्सिस, ये हिंदी में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो छात्रों की संख्या और वो प्राप्तांक के अकॉर्डिंग आपको डाटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है।
कर रखा है आपका। तो देखो यहाँ पर एक सीक्वेंस में, तो इस प्रकार के उसमें ये क्या आपका आवृत्ति आयत चित्र, जिसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो देखो ग्राफ की सहायता से हम एनालिसिस भी करते, तो आपका क्या है, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसमें देखो इसी की अगर हम बात करें, इसमें देखो इसी की सहायता से हमने क्या निकाल रखा है, इसमें देखो हम इसका मोड निकाल सकते हो। देखो इसमें मोड कोई निकाल रखा है, ये बार क्या है सबसे बड़ा है इसमें। तो यहाँ पर देखो इसी की सहायता से क्या निकाल रखा है आपका, यहाँ पर निकाल रखा है इसका मोड। तो इनकी सहायता से मोड और आपका मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, तो इस प्रकार से हम उनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी सहायता से। ठीक है, तो ये आपका जैसे इसमें मोड को। फिर इसके बाद में ये ओजाइव है, तोरण आपने पढ़ा होगा। जैसे ओजाइव की बात की तो यहाँ पर हम संचय आवृत्ति वक्र भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर उसे दो टाइप से आपका होता है, उसमें एक से अधिक और एक से कम, लेस देन और मोर देन। तो वहाँ पर जब उससे हम ड्रॉ करते हैं, भाई अगर कोई क्लास इंटरवल दे रखा है तो उसमें लेस देन मोर देन की कंडीशन में अगर कोई डाटा है, तो जब उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए उसके ओजाइव से, इसे ओजाइव कहते हैं आपका। तो ओजाइव या तोरण क्या कहते हैं, ओजाइव या फिर तोरण। तो देखो इसकी सहायता से, जो तोरण है इसकी सहायता से हम मीडियन निकाल सकते हैं। कुछ आंकड़े आपको जो दे रखे हैं उनका हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन। तो देखो यहाँ पर जहां पर भी ये तोरण आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पर उनकी माध्यिका, जिसे हम कहते हैं मीडियन। तो देखो ये क्या है आपका, देखो इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पर आपका किसका यूज किया गया है, दोनों पर स्केल का यूज किया गया है। यहाँ पर आइटम नहीं है, एक सीक्वेंस में डाटा को दे रखा है। तो ये किसका है आपका, ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये कुछ तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। देखिए फिलहाल अगर इसकी बात करें तो फिलहाल हमने इन फिगर्स को समझ लिया है, इनकी क्या क्या लिमिटेशन है और कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी हम साथ के साथ में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हम समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कोई भी आपका डाटा दे रखा है, अगर उसे हमें मान लीजिए बनाना है, ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है या प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम उस डाटा को कैसे, क्या इंटरवल लेना चाहिए, हमें क्या क्लास इंटरवल लेना चाहिए, क्या स्केल लेना चाहिए, किस लिमिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी हम समझेंगे। तो उसे अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज देखिए हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है, क्या क्या आइटम हमें देखने हैं। हालांकि इन सभी की बात करें, इन सभी पे हम कैलकुलेशन या फिर हम बात करें, सभी को नहीं करना है हमें, हमें इनमें से कुछ लिमिटेड को करना है। ठीक है, क्योंकि सभी आपके लिए अगर बात करें तो इनमें महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें से जो कुछ आपके आइटम महत्वपूर्ण है, हम केवल उन्हीं को आपका ड्रॉ करके देखेंगे, और उसके बाद में आपका जो इनका विवेचन है या फिर उनका एनालिसिस है वो किस प्रकार से करना है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तो आपका कोई होमवर्क नहीं है, आगे हम क्लास में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद में आपका होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, तो आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।